बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार के बाद जैसे ही मैंने पानी का घूंट भरा, शौहर ने मेरी कलाई थाम ली। उसकी गिरफ्त में हमेशा वही शिद्दत होती थी, जैसे मैं कहीं भाग ना जाऊं, जैसे मैं हमेशा उसके पास रहूं। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेकरारी थी। चलो मेरे साथ कमरे में, उसने सरगोशी की और मैंने बिना किसी मुजाहिमत के उसके साथ कदम बढ़ा दिए। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उसके लम्स में वही जुनूनियत थी, वही बेताबी, जैसे वो कुछ साबित करना चाह रहा हो, जैसे कुछ छुपाना चाह रहा हो। मैं उसकी तेजी पर हैरान हुई, लेकिन सवाल करने का वक्त ना मिला। दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। मैं चौंक गई, लेकिन शौहर ने जैसे ना सुनने का नाटक किया और मेरी तरफ झुकाया। दस्तक और भी तेज हो गई। मैंने उसके हाथों की गिरफ्त से खुद को आजाद किया और उलझन में दरवाजे की तरफ बढ़ी। कौन है? मैंने पूछा। पुलिस, एक सख्त आवाज आई। मेरी पेशानी पर पसीना नमूदार होने लगा। पुलिस? इस वक्त? मेरे हाथ खुद ब खुद दरवाजे के हैंडल तक पहुंचे और मैंने झिझकते हुए दरवाजा खोला। सामने 2 पुलिस ऑफिसर खड़े थे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। एक एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी और एक स्ट्रेचर पर सफेद चादर में लिपटा हुआ जनाजा रखा था। बेगम साहिबा, हमें अफसोस है, आपके शौहर का इंतकाल हो गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने उनकी बात सुनी जरूर, मगर दिमाग ने उसे कबूल नहीं किया। क्या? मैंने बेयकीनी से कहा। आप गलत कह रहे हैं। मेरे शौहर तो अंदर है कमरे में। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे वो सब लोग मुझे पागल समझ रहे थे। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे। मैंने जल्दी से दरवाजा पूरा खोला और पीछे मुड़कर देखा। देखें, वो अल्फाज मेरे हलक में ही रह गए। कमरा खाली था। मेरी सांस अटक गई। अभी अभी चंद लम्हे पहले वो मेरे साथ था। मैंने उसकी सांसों की गर्मी महसूस की थी। मैंने उसके लम्स को अपने वजूद पर पाया था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। मेरी टांगें कांपने लगी। मैंने दौड़कर कमरे के अंदर देखा। बिस्तर बेतरतीब था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। तकिए पर उसकी खुशबू थी। हवा में उसकी मौजूदगी का एहसास था, लेकिन वो खुद वहां नहीं था। ये क्या हो रहा है? मेरी आवाज लरस गई। मैं पलटकर दोबारा दरवाजे की तरफ आई। मेरा दिल एकदम से खौफ से भर गया था। ये झूठ है, मैंने तकरीबन चीख कर कहा। ये कैसे मुमकिन है? मैंने खुद उन्हें अभी अंदर जाते देखा था। पुलिस वाले मेरे रद्द अमल पर खामोश खड़े थे। मुझे लगा जैसे उनके चेहरों पर एक अजीब सा तासुर था, जैसे वो पहले से कुछ जानते हों। हम सब समझ सकते हैं, आपके लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक अफसर ने इशारा किया और स्ट्रेचर पर रखा जनाजा मेरी तरफ बढ़ा दिया गया। मैंने खौफजदा नजरों से उसे देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने बेयकीनी से सर हिलाया। आप तस्दीक कर सकती हैं, मेरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। मेरे हाथ लरज रहे थे, मगर जैसे ही पुलिस वाले ने कफन का कोना थोड़ा सा हटाया, मेरी सांस जैसे रुक गई। कफन के नीचे चेहरा नजर आ रहा था, मगर मैंने नजरें चुरा ली। नहीं, ये झूठ है। मैंने एक कदम पीछे लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने दोबारा झुक कर देखा। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। ये कैसे मुमकिन था? मेरे सामने मेरे शौहर का जनाजा था, लेकिन अगर वो यहाँ है तो कमरे में कौन था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग जैसे सुन हो चुका था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बेगम साहिबा, आप ठीक हैं? पुलिस वाले ने मेरा कंधा थामा, लेकिन मैंने एक झटके से खुद को पीछे किया। मुझे अंदर जाना है। मैं तकरीबन भागती हुई दोबारा कमरे में आई। मेरी नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी। मैंने अलमारी खोली, बाथरूम का दरवाजा खोला, खिड़कियों के पर्दे हटाए, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ लम्हे पहले मैंने उन्हें छुआ था, उन्हें महसूस किया था। वो हकीकत में मेरे साथ थे। फिर ये जनाजा कहां से आया? मेरे कानों में पुलिस वाले की आवाज गूंजी। आपके शौहर का इंतकाल हो गया है। मैंने बेयकीनी से सर झटका। नहीं, ये कोई भयानक मजाक था, कोई भयानक ख्वाब था जिससे मैं अभी जाग जाऊंगी। मेरी नजरें दरवाजे की चौखट पर जा रुकी, जहां वो आखिरी बार खड़े थे। मैंने वो दरवाजा हिलाया, जैसे वो अचानक कहीं से नमूदार हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये झूठ है, मैंने खुद से कहा। लेकिन अगर ये झूठ था तो हकीकत क्या थी? मेरे जहन में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। क्या मैं पागल हो रही थी, या वाकई कोई बड़ा धोखा हो चुका था? मैंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और शौहर का नंबर मिलाया। मोबाइल बंद जा रहा था। मैंने फिर मिलाया, लेकिन हर बार एक ही जवाब आया, यह नंबर इस वक्त बंद है। मेरे अंदर अजीब सा खौफ फैलने लगा। ये सब क्या हो रहा है? मैंने पलटकर कमरे की तरफ देखा। रेहान तो अभी मेरे साथ था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक रही थी। मैंने नजरें घुमाकर पूरे कमरे में देखा। बेड के करीब रेहान के स्लीपर्स पड़े थे, जैसे किसी ने बस अभी पहने हो। तकिए पर हल्की सी शिकनें मौजूद थीं, जैसे वो कुछ लम्हे पहले वहां बैठा हो। खिड़की के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी हरकत दी हो। रेहान,
मगर कोई जवाब नहीं आया। पुलिस वाले अभी तक दरवाजे पर खड़े थे। एक अफसर ने मुझे हैरानी से देखा। मैडम, आप ठीक हैं? रेहान यही था। मैं तकरीबन चीख पड़ी। वो अभी कुछ लम्हे पहले मेरे साथ बैठा था। हमने एक साथ इफ्तार किया। पुलिस अफसर ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें मुझ पर शक हो। मैं दीवानों की तरह अलमारी की तरफ लपकी। शायद रेहान छुपा हो, कोई मजाक कर रहा हो, कोई सरप्राइज हो। मैंने अलमारी खोली, खाली थी। मैंने पर्दा हटाया, पीछे कुछ नहीं था। मैंने बैठ के नीचे झांका, कुछ भी नहीं। रेहान। मेरी आवाज किसी अजनबी की तरह लग रही थी, जैसे वो मेरे अंदर से नहीं, कहीं दूर किसी और दुनिया से आ रही हो। पुलिस अफसर आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर उलझन थी। मैडम, आपको शायद शदीद सदमा पहुंचा है, एक अफसर ने नरमी से कहा। हम जानते हैं कि ये सुनना बहुत मुश्किल है, मगर आपके शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं चिल्लाई। अगर वो मर चुका है तो फिर वो मुझसे कैसे बात कर रहा था? ये झूठ है। मैं तकरीबन चीख पड़ी। रेहान तो अभी वो अंदर है। मैं भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। रेहान देखो, बाहर पुलिस आई है। ये क्या कह रहे हैं? मगर कमरा खाली था और रेहान गायब हो चुका था। मेरी सांसें बेतरतीब हो गई। ये कैसे मुमकिन था? चंद लम्हे पहले वो मेरे साथ था। मैंने खुद उसे छुआ था, उसकी खुशबू महसूस की थी, उसकी आवाज सुनी थी। फिर वो कहाँ गया? रेहान, मैंने घबराकर फिर से पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। बस खामोशी थी। मैं लरसते कदमों के साथ बाहर आई, जहां मोहल्ले के लोग भी जमा हो चुके थे। पुलिस वाले अब भी मेरे सामने खड़े थे। ये सब झूठ है, मैंने बमुश्किल कहा। ये झूठ हो सकता है, पुलिस अफसर ने नरमी से कहा। हम समझ सकते हैं कि यह आपके लिए मुश्किल होगा, मगर बराए मेहरबानी आप तस्दीक करें। तस्दीक? मैंने हैरानी से कहा। क्या मतलब? हम आपको जनाजा दिखा सकते हैं। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। जनाजा? रेहान का जनाजा? पुलिस वैन के करीब एक सफेद चादर में लिपटा हुआ जनाजा रखा था। मैं लरसते कदमों के साथ आगे बढ़ी। ये सब ख्वाब है, कोई बुरा ख्वाब। यह हकीकत नहीं हो सकती। मैंने कांपते हाथों से चादर का कोना हटाया और मेरा दिल बंद होने लगा। वो चेहरा, वही कपड़े जो रेहान ने इफ्तार के वक्त पहने थे, मगर ये रेहान नहीं था, ये कोई और था। मेरी सांस हलक में अटक गई। ये मेरी आवाज कांप रही थी। ये रेहान नहीं है। पुलिस वाला चौंक गया। मैडम, आप क्या कह रही हैं? मैं क्या कह रही थी? क्या मैं खुद भी नहीं जानती थी? मैंने आखिरी बार कमरे की तरफ देखा, फिर लाश की तरफ। रेहान अगर मरा नहीं तो वो कहाँ गया? मेरे दिल में अजीब सा खौफ उतरा। ये रेहान नहीं था। मैंने एक झटके से हाथ खींच लिया, जैसे किसी जलती हुई चीज को छू लिया हो। ये मेरा शौहर नहीं है। मेरी आवाज लरस रही थी, मगर मैंने वही अल्फाज दोहराए जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूं। पुलिस अफसर ने हैरत से मुझे देखा। मेरे इर्द गिर्द खड़े लोग सरगोशियां करने लगे। बेचारी सदमे में है। ये क्या कह रही है? ये कैसे मुमकिन है? किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैडम, पुलिस अफसर ने नरमी से कहा, जैसे वो किसी बच्चे को समझा रहा हो। हमें यकीन है कि ये आपके शौहर की लाश है। उनके शनाख्ती कार्ड और जेब में मिलने वाली चीजों से की गई है। ये झूठ है, मैंने गुस्से से कहा। यह रेहान नहीं है। मैं अभी कुछ देर पहले उसे कमरे में छोड़कर आई हूं। कमरे में? मगर वो वहां नहीं था। एक पल के लिए मैं खुद भी उलझ गई। क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है? मेरी नंद मरियम भीड़ में से आगे आई। रेहान अब इस दुनिया में नहीं है। तुम कह रही हो कि वो कमरे में था? मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तकरीबन चीख पड़ी, मगर हर चेहरा मुझ पर तरस खाकर देख रहा था, जैसे मैं हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही थी। रेहान की माँ, जो अब तक रो रही थी, मेरी तरफ पलटी। हिना बेटा, मैं जानती हूं ये तकलीफ दे है, मगर तुम्हें हकीकत को कबूल करना होगा। देखो, ये मेरा बेटा है, तुम्हारा शौहर। हमने इसकी शनाख्त कर ली है, मगर ये वो नहीं है। मैंने बेबसी से कहा, ये कोई और है। लेकिन अगर ये रेहान नहीं था तो वो कहाँ गया था? पुलिस अफसर ने कुछ सिपाहियों को इशारा किया और वो मुझे सहारा देने के लिए आगे बढ़े, जैसे मैं गिरने वाली हूँ। मैडम, आप सदमे में हैं। बेहतर होगा कि आप अंदर जाकर आराम करें। कल हम दोबारा आकर आपसे बात करेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मगर मेरे अल्फाज गले में अटक गए। मैंने इर्द गिर्द देखा। हर कोई मुझे इस तरह से देख रहा था जैसे मैं पागल हो गई हूँ, जैसे मैं हकीकत से इनकार कर रही हूँ, या फिर सब मेरे खिलाफ कोई खेल खेल रहे थे। मैं लड़खड़ाते कदमों से घर के अंदर आई। मेरे दिमाग में धुंध सी छा रही थी। ये सब क्या हो रहा था? रेहान अभी कुछ देर पहले मेरे साथ था। मैंने उसके लम्स को महसूस किया था। उसकी खुशबू मेरे आसपास थी। उसकी सरगोशियां अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। और अब वो सब कह रहे थे कि वो मर चुका है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने अपने माथे पर हाथ रखा। दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वाकई सब ठीक कह रहे थे? क्या मैं सदमे की हालत में कोई वहम देख रही थी? नहीं,
मैंने उसे खुद देखा था। मैंने उसके हाथों को अपने चेहरे पर महसूस किया था। तो फिर वो कहाँ गया? मैंने पलटकर अपने ससुराल वालों की तरफ देखा। सब अपने अपने अंदाज में सदमे का इजहार कर रहे थे, मगर उनके चेहरों पर जो अफसोस था वो मुझे मसनूई लगा। मेरी नंद मरियम मेरे करीब आई। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर अफसोस और हमदर्दी का ऐसा इम्तिजाज था जो मुझे मजीद बेचैन कर रहा था। हिना, प्लीज समझने की कोशिश करो। उसकी आवाज़ नर्म मगर थकी हुई थी, जैसे वो किसी जिद्दी बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही हो। ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर हमें सब बर्दाश्त करना होगा। रेहान चला गया है, हमें उसे सुकून से दफना देना चाहिए। मैंने एक झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से खींच लिया, जैसे उसका लम्स मुझे मजीद तोड़ रहा हो। नहीं, मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा। मेरी आवाज़ में बेबसी, तकलीफ और गुस्सा सब शामिल थे। तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने उसे कमरे में देखा था, वो मेरे साथ था, उसने मुझे छुआ था, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की थी। मरियम ने गहरी सांस ली, जैसे मेरे अल्फाज ने उसके अंदर की किसी दर्द को जगा दिया हो। उसकी आंखों में अफसोस और नरमी मजीद नुमाया हो गई। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ थामना चाहा, मगर मैं पीछे हट गई। हिना, उसने आहिस्ता से कहा, जैसे हर लफ्ज तोल तोल कर कह रही हो। हम जानते हैं कि तुम्हें इस सदमे से निकलने में वक्त लगेगा, मगर हकीकत को कबूल करो। लेकिन वो मरा नहीं है, मैंने जोर से कहा। तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने उसे कमरे में देखा था। मरियम ने गहरी सांस दी और अफसोस से मेरी तरफ देखा, जैसे मैं वाकई पागल हो चुकी हूँ। हिना, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही, हमें किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। डॉक्टर? ये सब क्या हो रहा था? तुम सब मुझे पागल साबित करना चाहते हो, है ना? मैंने नजरें घुमाकर सबको देखा। ये सब कोई खेल है, कोई साजिश? क्यों लग रहा है कि तुम सब कुछ छुपा रहे हो? मेरी सास, जो हमेशा मुझसे एक रस्मी मोहब्बत का रिश्ता रखती थी, इस वक्त एक तरफ बैठी थी और आंसू पोंछ रही थी, मगर उन सब के दरमियान मैं खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। तुम सबको लगता है कि मैं पागल हो गई हूं, है ना? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मगर मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे। हिना, ऐसा कुछ नहीं है, मरियम ने फौरन कहा, मगर उसके लहजे में वही हमदर्दी थी जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी। ऐसा ही है, मैंने जोर से कहा। तुम सबको लगता है कि मैं हकीकत को कबूल करने से इनकार कर रही हूं, मगर सच तो यह है कि तुम सब किसी न किसी धोखे का शिकार हो। तुम लोग नहीं देख रहे, मगर मैंने देखा है। मैंने रेहान को अपने सामने पाया था, मैंने उसे महसूस किया था। बेटा, मेरे ससुर की कांपती हुई आवाज आई, ये तुम्हारी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है। सदमा कभी कभी चीजों को वैसा नहीं दिखाता जैसा वो असल में होता है। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। आंखों का धोखा? मैंने सरगोशी की। मैंने अपने कांपते होठों पर जबान फेरी और पीछे हट गई। सब लोग मुझे ही गलत साबित करने में लगे थे, जैसे मैं किसी और दुनिया में रह रही थी, जैसे जो कुछ मैंने देखा, महसूस किया, वो सब मेरा वहम था। मगर मैं जानती थी, मैंने रेहान को कमरे में देखा था। मैंने गहरी सांस ली और कांपते हुए हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया। मुझे अब यहां किसी पर भरोसा नहीं था, मुझे आराम करना है, मैंने सर्द लहजे में कहा और कमरे की तरफ बढ़ गई। मगर जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, मुझे एक अजीब सी बू महसूस हुई। ये रेहान की खुशबू थी, वही खुशबू जो हमेशा अपने परफ्यूम की वजह से छोड़ जाया करता था। मेरा दिल जोर से धड़का। ये कैसे मुमकिन है? अगर वो यहां नहीं था, अगर वो वाकई मर चुका था, तो ये खुशबू क्यों बाकी थी? मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और कमरे में नजरें दौड़ाई। सब कुछ अपनी जगह पर था। बिस्तर वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। अलमारी बंद थी और टेबल पर वही किताबें रखी थी जो रेहान अक्सर पढ़ता था। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे यहाँ कुछ बदला है? मेरी नजर अलमारी पर रुक गई। क्या मैंने इसे पूरी तरह बंद किया था? मेरे दिल में अजीब सा खौफ उठा। मैंने कपकपाते हाथों से अलमारी का हैंडल पकड़ा और आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर वही कपड़े तरतीब से रखे हुए थे, मगर एक चीज जमीन पर गिरी हुई थी, रेहान का बटुआ। मेरी सांस अटक गई। मैंने कांपते हाथों से बटुआ उठाया और खोला। अंदर उसका शनाख्ती कार्ड था, कुछ पैसे और एक होटल की रसीद। मैंने जल्दी से रसीद निकाली और उस पर लिखी हुई तारीख पढ़ी। यह तो उसकी मौत की बात की तारीख थी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। रेहान की मौत के बाद उसका बटुआ किसी होटल में कैसे जा सकता था? क्या वो वाकई मरा था या फिर वो जिंदा था? मैंने रसीद को दोबारा गौर से देखा, जैसे मेरी आंखें मुझसे कोई धोखा कर रही हूं। तारीख वाज़ेह थी, रेहान की मौत की बात की। ये कैसे मुमकिन था? अगर वो वाकई मर चुका था तो उसका बटुआ और होटल की रसीदें यहां कैसे आईं? मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मैंने घबराकर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, जैसे कोई अचानक अंदर आकर ये राज मुझसे छीन लेगा। मैंने जल्दी से बटुआ और रसीद अपने दुपट्टे में छुपा ली। ये सबूत था
और मैं इसे किसी को नहीं दिखा सकती थी। मेरी नंद मरियम ने बाहर से आवाज़ दी, हिना तुम ठीक हो? मैंने जल्दी से खुद को संभाला और सांस नॉर्मल करने की कोशिश की। हाँ मैं ठीक हूँ, बस सोना चाहती हूँ। ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। मैंने दरवाजे की तरफ देखे बगैर जवाब दिया। जैसे ही मैंने उनके कदमों की आवाज़ सुनी, मैंने जल्दी से बटुआ तकिए के नीचे छुपा दिया और ख़ुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर जैसे तूफान बरपा था। अगर रेहान जिंदा था तो वो कहाँ था और उसकी मौत का ये ड्रामा क्यों किया गया? मैंने याद करने की कोशिश की कि वो अपनी मौत से पहले किस किस्म के हालात में था। क्या वो परेशान था? क्या उसने कोई ऐसी बात कही थी जो मुझे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए थी? फिर अचानक एक बात याद आई। 2 हफ्ते पहले मैंने रेहान को फ़ोन पर किसी से सख्त लहजे में बात करते सुना था। ये काम जल्दी करना होगा, मैं ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। तब मैंने सोचा था कि ये शायद उसके काम का मामला होगा, मगर क्या ये उसकी मौत का कोई मंसूबा था? क्या वो जानबूझकर सबसे छुप रहा था? मेरा दिल अब जोर से धड़क रहा था। मुझे हकीकत जाननी थी और उसके लिए मुझे उस होटल में जाना होगा जहां से ये रसीद मिली थी। मुझे उस होटल जाना था। यह अब मेरे लिए महज एक इत्तेफाक नहीं था, न कोई वहम। मैंने अपनी आंखों से वो रसीद देखी थी, वो तारीख पढ़ी थी रेहान के मौत के बाद की। अगर वो मर चुका था तो उसका बटुआ वहां कैसे पहुंचा? या फिर क्या वो वाकई जिंदा था? ये सवाल मुझे किसी और से नहीं, खुद से करना पड़ रहा था, क्योंकि बाकी सब ने मुझे पागल समझ लिया था, मगर मैं जानती थी कि मैं पागल नहीं हूं। मैंने दोपहर का इंतजार किया, जब सब जोहर की नमाज के बाद कैलूला कर रहे थे। चुपके से मैंने अपना बैग उठाया, रसीद को दोबारा देखा और बाहर निकल गई। होटल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, मगर वहां जाने के दौरान मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। अगर रेहान वहां हुआ तो, अगर उसने मुझे देख लिया तो, या फिर अगर वो वहां था ही नहीं, अगर ये सब एक और धोखा था। गाड़ी होटल के सामने रुकी। मैंने जल्दी से उतरकर एक नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई, कहीं कोई जान पहचान वाला ना हो, कहीं कोई देख ना रहा हो। होटल ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक आम से रिहायशी होटल जहाँ ज़्यादातर मुसाफिर या आर्जी क़याम वाले लोग रहते थे। मैंने अंदर दाखिल होकर रिसेप्शन पर मौजूद आदमी की तरफ कदम बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक बात मालूम करनी है। मैंने अपने लहजे को हद्दुल इम्कान पर सुकून रखा। रिसेप्शनिस्ट ने सर उठाकर मुझे देखा। जी बताइए। मैंने रसीद आगे रखी। ये कमरा किनके नाम पर बुक हुआ था? आदमी ने एक नज़र रसीद पर डाली, फिर मुझ पर। मैडम, ये मालूमात हम किसी को नहीं दे सकते। मेरा दिल डूबने लगा। बराए करम, ये बहुत ज़रूरी है, ये मेरे शौहर की चीज़ है, वो इंतकाल कर चुके हैं। मैंने जानबूझकर आवाज़ लड़जाई। आदमी ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर सरगोशी में बोला, ये कमरा एक शख्स के नाम पर बुक हुआ था, नदीम खान। नदीम खान? यह नाम मेरे लिए नया नहीं था, ये रेहान के सबसे करीबी दोस्त का नाम था। नदीम खान, ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। रेहान का सबसे करीबी दोस्त, वही नदीम जो रेहान के साथ हर वक्त रहता था, उसका राजदार था, जिसे मैं हमेशा एक मुखलिस दोस्त समझती आई थी। मगर अब अगर होटल का कमरा नदीम के नाम पर बुक था, तो इसका मतलब था कि वो रेहान की मौत के बाद भी किसी न किसी तरह इस मामले में शामिल था। क्या वो सब कुछ जानता था? क्या वो भी इस साजिश में शामिल था? मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। मैंने खुद को संभाला और रिसेप्शन वाले आदमी से पूछा, क्या आपको याद है कि ये शख्स यहाँ आया था? वो अकेला था या किसी के साथ था? आदमी ने कंधे उचकाए। मैडम, यहाँ रोज सैकड़ों ग्राहक आते हैं, सबको याद रखना मुश्किल होता है। मगर वो रुका, जैसे कुछ सोच रहा हो। हाँ, एक और बात याद आई। वो आदमी जब आया था तो काफ़ी जल्दी में लग रहा था और वो झिझका। उसके साथ एक और आदमी भी था, मगर मैंने चेहरा साफ से नहीं देखा। मेरा सांस रुकने लगा। क्या दूसरा आदमी रेहान था? क्या आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज है? मैंने जल्दी से पूछा। आदमी ने नफी में सर हिला दिया। ये होटल पुराना है, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं। मेरी मायूसी में मजीद इजाफा हो गया। मैंने रसीद को मुट्ठी में दबाया और होटल से बाहर निकल आई। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था, नदीम से सामना कैसे किया जाए? अगर वो इस साजिश में शामिल था तो क्या वो सच बताएगा? मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी। मुझे नदीम से मिलना था। वो रेहान का सबसे करीबी दोस्त था, हमेशा हंसी मजाक करने वाला, मगर आज वो मेरे लिए सबसे मशकूक शख्स बन चुका था। मुझे सीधे उसके पास जाने के बजाय एहतियात से काम लेना था। मैंने फ़ोन निकाला और नदीम का नंबर डायल किया। चंद सेकंड के बाद उसने फ़ोन उठा लिया। है ना? उसकी आवाज़ में हैरानी थी। तुमने इस वक्त कैसे याद कर लिया? सब ठीक है? मैंने अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की। हाँ, बस तुमसे एक बार मिलना था, कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभी? नदीम ने उलझ कर कहा। हिना, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो वो भी यही चाहता था कि मैं खामोश हो जाऊं। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूं, बस कुछ वजाहत चाहिए।
प्लीज़ मुझे इनकार मत करना, तुम तो रेहान के सबसे अच्छे दोस्त थे ना। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर नदीम ने कहा, ठीक है आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। फ़ोन बंद होते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। यह मुलाकात आम नहीं होने वाली थी। ये खेल अब मेरे हाथ में था। मुझे नदीम की आंखों में सच तलाश करना था। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी में बैठकर नदीम के घर की तरफ रवाना हो गई। नदीम के घर की तरफ जाते हुए मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। मुझे मालूम था कि अगर नदीम इस साजिश में शामिल था तो वो सच को छुपाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वो बेकसूर था तो शायद उसके चेहरे पर कुछ ऐसा दिखाई दे जो मुझे हकीकत के करीब ले जाए। मुझे सिर्फ उसकी आंखों में झांकना था। मैंने गाड़ी रोकी, दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद नदीम ने दरवाज़ा खोला। हिना, वो हैरानी से बोला, तुमने कहा था कि मिलना चाहती हो, मगर तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ा शक हो गया है। ये बंदा इतना आरामदेह कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। रेहान की मौत के बाद तुम होटल में क्यों रुके थे? नदीम के चेहरे पर एक पल के लिए बेचैनी छा गई। क्या? वो चौंक कर बोला, तुम्हारा नाम होटल की बुकिंग पर था। मैंने रसीद उसके सामने कर दी। ये वही होटल है जहां तुम रेहान की मौत के बाद ठहरे थे। नदीम का रंग एकदम जर्द पड़ गया। गेंद पकड़ी गई थी। हिना, तुम वहां क्यों गई? वो घबरा कर बोला, ये सब छोड़ो प्लीज। तुम क्यों चाहते हो कि मैं छोड़ दूं? मैं एक कदम आगे बढ़ी। नदीम के रेहान जिंदा है। नदीम की आंखें हैरत से फैल गईं, जैसे मैंने उसका सबसे बड़ा राज खोल दिया हो। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। नदीम के चेहरे पर जो हैरत और घबराहट मैंने देखी, उसने मेरे तमाम शुकूक को हकीकत में बदल दिया। मैं ठीक कह रही थी, कुछ तो था जो ये सब मुझसे छुपा रहे थे। जवाब दो नदीम। मैंने एक कदम और आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहा। रेहान जिंदा है ना? नदीम ने नजरें चुरा ली। उसके माथे पर पसीना नमदार हो चुका था। है ना? तुम्हें ये सब नहीं खोजना चाहिए। उसकी आवाज़ मध्यम हो गई। क्यों नहीं खोजना चाहिए? मैंने तेजी से कहा। क्या तुम जानते हो कि मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ? मैंने अपने शौहर को मरने से पहले देखा था। मैंने खुद उसे महसूस किया था। और फिर अचानक पुलिस आई और बताया कि वो मर चुका है, मगर उसका जनाजा किसी और का था। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। नदीम ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उसके कंधों पर हो। हिना, चली जाओ यहां से, उसने मध्यम आवाज में कहा। यह सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ सच चाहिए। मैं तकरीबन चीख पड़ी। नदीम ने मुठ्ठियां भींच लीं और एक लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा। हिना, अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने सर हिलाया। नदीम ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, रेहान मरा नहीं था हिना, उसने खुद अपनी मौत का ड्रामा रचाया था। मेरा दिल धड़कना भूल गया। रेहान मरा नहीं था? मेरा पूरा जिस्म साकत हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो नदीम? मेरी आवाज सरगोशी में बदल गई। नदीम ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को उस एतराफ के लिए तैयार कर रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, रेहान जिंदा है हिना। मेरी सांस जैसे हलक में अटक गई। लेकिन क्यों? मैंने बेयकीनी से कहा। उसने अपनी मौत का ड्रामा क्यों रचाया? ये सब किस लिए? नदीम ने सर झुका लिया। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह जवाब मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। तुम्हें बताना होगा नदीम, मैंने गुस्से से कहा। रेहान मेरा शौहर है। मैं महीनों से उसके मरने का गम सह रही हूँ, जबकि वो जिंदा है। मैं तुम्हें उस वक्त तक यहां से नहीं जाने दूंगी जब तक तुम सच नहीं बताते। नदीम ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से सर झटका। मुझे अंदाजा था कि तुम हार नहीं मानोगी। उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के बोझ को बाहर निकालने के लिए तैयार हो। ये सब एक प्लान था ना? उसकी आवाज मध्यम थी, मगर हर लफ्ज तीर की तरह मेरे दिमाग में पैवस्त हो रहा था। क्या मतलब प्लान? मैंने उलझकर कहा। नदीम ने मेरी आंखों में झांका और अगला जुमला मेरे वजूद को हिलाकर रख देने वाला था। रेहान ने यह सब इसलिए किया ताकि तुम्हें पागल साबित किया जा सके। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। नदीम के अल्फाज ने मेरे दिमाग में एक धमाका कर दिया। क्या? मेरी आवाज जैसे मेरे गले में ही फंस गई। रेहान ने मेरी ज़हनी हालत पर शक करवाने के लिए अपनी मौत का ड्रामा किया। नदीम ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी नजरें जमीन पर थीं, जैसे वो मुझसे नजर मिलाने से कतरा रहा हो। लेकिन क्यों? मैंने तकरीबन चीख कर पूछा। रेहान ऐसा क्यों करेगा? मैं उसकी बीवी थी। मैंने उससे कभी बेवफाई नहीं की, कभी उसके खिलाफ नहीं गई। फिर वो क्यों मुझे पागल साबित करना चाहता था? नदीम ने एक लंबी सांस ली। क्योंकि वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता था, है ना? रास्ते से हटाना? क्या मतलब? मैंने कांपती आवाज में कहा। नदीम ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी थी। रेहान किसी और औरत के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था, मगर वो जानता था कि तुम इतनी आसानी से रास्ते से नहीं हटोगी। वो तलाक नहीं देना चाहता था क्योंकि उसका इमेज खराब हो सकता था। मेरे दिमाग में चक्कर आने लगे।
तो उसने क्या किया? मैंने मुश्किल से अल्फाज अदा किए। नदीम ने सख्ती से मुट्ठियां बंद कर ली। उसने तुम्हें धोखा दिया। पुलिस, जनाजा, सब कुछ एक मंसूबा था। उसका मकसद ये था कि सबको यकीन दिलाया जाए कि तुम शदीद सदमे में हो और हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही हो। वो चाहता था कि तुम आहिस्ता आहिस्ता जहनी तौर पर कमज़ोर पड़ जाओ ताकि तुम्हें पागल करार देकर किसी अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाए। मेरे पैरों तले ज़मीन लरस गई। ये सब उसकी प्लानिंग थी? मैं सरगोशी में बोली, जैसे मेरा अपना वजूद ही टूट रहा हो। हाँ, नदीम ने दुख से कहा, और मैं भी इस साजिश का हिस्सा था, मगर अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। तुम्हें सच जानने का हक है। मेरा शौहर, जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी जोड़ ली थी, वो मुझे पागल करार देकर अपनी नई ज़िंदगी जीना चाहता था। ये खेल अब ख़त्म होना चाहिए था। मेरा दिमाग सुन हो चुका था। रेहान, मेरा शौहर, वो शख्स जिस पर मैंने अंधा एतमाद किया था, वो ही मुझे पागल साबित करने की साजिश कर रहा था। ये सब एक खेल था। मेरी तकलीफ, मेरी बेबसी, वो सब आंसू जो मैंने उसकी मौत पर बहाए, सब बेकार। नदीम खामोशी से मुझे देख रहा था, जैसे जानता हो कि मेरे अंदर तूफान बरपा हो चुका है। मैंने बेयकीनी से सर झटका। ये कैसे मुमकिन है? पुलिस, जनाजा, सब जाली कैसे हो सकते हैं? नदीम ने गहरी सांस ली। रेहान ने ये सब पैसे और ताल्लुकात के जोर पर किया है ना। पुलिस को खरीद लिया। पुलिस को खरीद लिया? मैंने गुस्से से कहा। हाँ, वो अफसर जिसने तुम्हें उसकी मौत की इत्तला दी थी, वो सब जानता था। जनाजा किसी और की लाश का था जो अस्पताल में मर चुका था और जिसका कोई वारिस नहीं था। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैंने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़ा। और अब वो कहाँ है? मैंने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में पूछा। नदीम ने नजरें चुरा ली। मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोलो नदीम, मैंने चीख कर कहा। तुम जानते हो कि वो कहाँ है। तुम इस खेल का हिस्सा थे, तुम्हें सब मालूम है। नदीम ने मुट्ठियां बंद कर ली और आहिस्ता से कहा, वो इस वक्त मुल्क से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। मेरी सांस रुक गई। क्या? हाँ, नदीम ने अफसोस से कहा। अब जबकि वो सबको ये बावर करवा चुका है कि तुम जहनी तौर पर ठीक नहीं हो, तो वो किसी भी दिन मुल्क छोड़कर जा सकता है। ये खेल अब खत्म करना होगा। मैं रेहान को ऐसे जाने नहीं दूंगी। मैंने नदीम की तरफ देखा। मेरी आंखों में अब आंसू नहीं थे। तुम मेरी मदद करोगे? नदीम ने मुझे देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ है ना, अब मजीद झूठ का हिस्सा नहीं बनूंगा मैं। रेहान ने मुझे कमजोर समझा था, मगर वो नहीं जानता था कि मैं अपनी तबाही का हिसाब लेना जानती हूँ। रेहान ने सोचा था कि मैं टूट जाऊंगी, हार मान लूंगी, मगर अब ये खेल उसके हाथ से निकल चुका था। नदीम ने मुझे बताया कि रेहान 1 हफ्ते के अंदर मुल्क छोड़ने वाला था। उसके तमाम कागजात तैयार थे, नई शनाख्त, नया पासपोर्ट, सब कुछ। वो किसी भी वक्त जा सकता है। नदीम ने कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी करो। मुझे हर वो जगह बताओ जहां वो छुपा हुआ हो सकता है, मैंने सख्त लहजे में कहा। नदीम ने पल भर को सोचा, फिर बोला, एक फार्म हाउस है शहर से बाहर, वहां उसने कई बार मुझसे मुलाकात की। हो सकता है कि वो अभी भी वहीं हो। मुझे उसे पकड़ना था, अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने। मैंने नदीम की तरफ देखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो थोड़ा सा झिझका, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे ये सब खत्म करना होगा। अब मैं शिकारी थी और रेहान मेरा शिकार। रात के वक्त मैं और नदीम फार्म हाउस के करीब पहुंचे। ये जगह सुनसान थी, आसपास खेत और अंधेरा। गेट बंद था, मगर अंदर हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। वो यहां हो सकता है, नदीम ने सरगोशी में कहा। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पर्स से एक फ़ोन निकाला और पुलिस को मैसेज टाइप किया, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें रेहान के बारे में सच बता सकती हूँ। अब मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैंने नदीम को इशारा किया और हम गेट के अंदर दाखिल हो गए। फार्म हाउस के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला, वो चरचराहट के साथ खुल गया और वहीं सोफे पर बैठा रेहान मेरे सामने था, जिंदा, महफूज और मुकम्मल तौर पर बेखौफ। मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट जल्द ही मिटने वाली थी। वो मेरे सामने बैठा था। मेरी सांसें बेतरतीब हो गई। ये वो शख्स था जिसके लिए मैंने अपनी जान लड़ाई थी, जिसकी मौत पर मैंने खुद को बिखरते देखा था, जिसके बिना जीने का तस्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन था। और वो सब कुछ छोड़कर मुझे पागल साबित करके अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाला था। उसे देखकर मेरे जिस्म में जैसे आग भड़क उठी। रेहान ने मुझे देखा और एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हैरानी उभरी, मगर फिर वो जल्द ही नॉर्मल हो गया। कितना शातिर था ये शख्स। वो सुकून से बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे मैं अब भी वही मासूम हिना थी जो उसकी बातों में आ जाएगी। तो आखिरकार तुम आ ही गई, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे अंदाजा था कि तुम्हें हकीकत खोजने की जिद होगी। मेरे हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए। ये सब क्यों किया रेहान? मैंने दांत पीसते हुए कहा। क्यों मुझे पागल साबित करने की कोशिश की? क्यों मेरे साथ ये घटिया खेल खेला?
रेहान ने लंबी सांस ली, जैसे मेरी बात सुनकर बोर हो रहा हो। क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आ रही थी हिना। मुझे एक नई जिंदगी चाहिए थी, बगैर किसी बोझ के, बगैर किसी रुकावट के। तुम जज्बाती हो, जिद्दी हो। तुमसे निजात हासिल करने का यही बेहतरीन तरीका था। मेरे कानों में सनसनाहट दौड़ गई। तुमने मुझे पागल साबित करके मुझसे जान छुड़वाने का फैसला किया? बिल्कुल, वो बेशर्मी से मुस्कुरा कर बोला। और देखो, सबने तुम्हें पागल समझना भी शुरू कर दिया था। बस अब बहुत हो चुका था। रेहान ने कंधे उचकाए। जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई, है ना? तुम्हारे पास सब कुछ था, दौलत, इज्जत, रुतबा। मैं जानता था कि अगर मैं तलाक लेता तो तुम कभी भी मुझे इतना कुछ न देती। तो मैंने एक और रास्ता निकाला। मेरा जिस्म गुस्से से लरजने लगा। तुमने अपनी मौत का ड्रामा रचाया। हाँ, और तुमने उसे सच मान लिया, उसने बेपरवाही से कहा, जैसे ये सब बस एक मामूली बात हो। मेरी आंखों में आंसू उतरने लगे। कभी एक लम्हे के लिए भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? क्या तुम्हें मेरी अजियत महसूस नहीं हुई? रेहान ने एक लम्हे के लिए कुछ बोलना चाहा, मगर फिर रुक गया, जैसे उसका ज़मीर भी थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ हो। मगर फिर उसने दोबारा वही लाताल्लुकी का लिबादा ओढ़ लिया। है ना, ये सब अब कोई मायने नहीं रखता। तुमने अपनी जिंदगी जीनी है और मैंने अपनी। बस फर्क यह है कि मेरी जिंदगी में अब कोई और है। मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी जो अब भी खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, नादामत नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो हमेशा से जानती थी कि मैं यहाँ आऊंगी, कि मैं आखिरकार सच्चाई तक पहुंचूंगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मेरे सीने में धड़कना बंद कर देगा। रेहान, मैंने आहिस्ता से कहा, तुमने जो कुछ किया उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यूं जाने दूंगी? तुमने मुझे कमजोर समझा रेहान, मैंने आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहा। मगर अब यह खेल खत्म हो चुका है। रेहान ने तंजिया हंसी हंसी। और तुम मुझे रोकोगी? मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन उसके सामने कर दी। पुलिस को भेजा गया मैसेज और उनकी तरफ से हम रास्ते में हैं का जवाब। रेहान के चेहरे से रंग उड़ गया। अब वो शिकार था और मैं शिकारी। रेहान के चेहरे पर जो एतमाद था वो एक पल में बिखर गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर जम गई, जहां पुलिस के आने का पैगाम वाज़ेह था। हम रास्ते में हैं। अब खेल मेरे हाथ में था। ये क्या किया तुमने? रेहान की आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी, मगर वो जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। हिना, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? हाँ, मुझे अंदाजा है, मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा। मैंने वो सब खत्म कर दिया जो तुमने मेरे खिलाफ बनाया था। अब तुम भाग नहीं सकते रेहान। रेहान ने नजरें नदीम की तरफ घुमाई, जो खामोश खड़ा था। नदीम, तुमने धोखा दिया मुझे। रेहान की आवाज में गुस्सा उभर आया। नदीम ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, यह धोखा नहीं रेहान, यह सिर्फ इंसाफ है। मैं मजीद तुम्हारे झूठ का हिस्सा नहीं बन सकता था। रेहान ने गुस्से से मुठियां भींच ली, फिर अचानक पलटा और दरवाजे की तरफ भागा। मगर मैं पहले से तैयार थी। मैंने दरवाजे की चाबी पहले ही निकालकर अपने पास रख ली थी। रेहान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। खोलो ये दरवाजा है ना, वो मुड़कर गुर्राया। मैंने सुकून से चाबी अपने हाथ में घुमाई। अब कोई रास्ता नहीं रेहान, मैंने सख्त लहजे में कहा। अब तुम्हें वही सजा मिलेगी जो तुम्हारे जैसे धोखेबाज के लिए बनती है। रेहान ने दीवार हाथ पर मारा। तुम्हें लगता है कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में आ जाऊंगा? मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। रेहान, तुम जाल में पहले ही आ चुके हो। ये तुम्हारी चाल थी, मगर अब बिसात पलट चुकी है। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। रेहान की आंखों में खौफ उभर आया। अब वो जान चुका था कि खेल वाकई खत्म हो चुका है। पुलिस के सायरन की आवाज करीब आ रही थी और रेहान का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो जान चुका था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। है ना, तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम जीत गई हो? रेहान ने जबरदस्ती हंसी हंसी, मगर उसकी आंखों में अब भी खौफ छुपा हुआ था। मैंने चाबी अपनी उंगलियों में घुमाई और दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। जीत? मैंने सर झटक कर कहा। नहीं रेहान, ये जीत का नहीं, इंसाफ का मामला है। तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, मुझे पागल साबित करके खुद को बचाने की कोशिश की, मगर अब तुम बेनकाब हो चुके हो। रेहान ने दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा। यह सब गलतफहमी है हिना, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कितना चालाक आदमी था ये, आखिरी लम्हे तक झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम पुलिस से क्यों भाग रहे हो? रेहान के पास कोई जवाब नहीं था। नदीम ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से कहा, रेहान बस कर दो, तुम पकड़े जा चुके हो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। फिर पुलिस अफसर की आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो। पुलिस। रेहान का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसने एक आखिरी कोशिश की, मेरी तरफ बढ़ा, शायद मिन्नत समाजत करने के लिए, शायद मुझे किसी तरह कायल करने के लिए, मगर मैं एक इंच भी नहीं हटी।
मैंने दरवाज़ा खोला और चंद ही लम्हों में पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हो चुके थे। ये है वो शख्स, मैंने सीधा रेहान की तरफ इशारा किया, जिसने अपनी मौत का ड्रामा करके धोखा दिया। अफसर ने रेहान को सख्त नजरों से घूरा। मिस्टर रेहान, आपको धोखाधही, जालसाजी और मुजरिमाना साजिश के तहत गिरफ्तार किया जाता है। रेहान ने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, मगर साथ ही एक हारे हुए शख्स की बेबसी भी थी। ये वो लम्हा था जिसका मैंने इंतजार किया था। अब वही शख्स जो मुझे पागल साबित करना चाहता था, खुद दुनिया के सामने रुस्वा हो चुका था। रेहान के हाथों में हथकड़ियां देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून उतरा। ये वही शख्स था जो मुझे कमजोर समझकर बर्बाद करना चाहता था, और आज खुद बर्बाद हो चुका था। ये सब झूठ है। रेहान ने आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश की। ये सब एक साजिश है मुझे फंसाने के लिए। पुलिस अफसर ने जहर खुन नजरों से उसे देखा। हाँ बिल्कुल, एक आदमी जो अपनी मौत का ड्रामा रचाए, बीवी को पागल साबित करने की कोशिश करे और दूसरी शादी के लिए मुल्क छोड़ना चाहे, वो यकीनन मासूम होता है। रेहान का चेहरा फक हो चुका था। वो जान चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। मैंने आगे बढ़कर सर्द लहजे में कहा, रेहान, तुमने मुझे कमजोर समझा था ना, है ना? तुमने सोचा था कि मैं पागल हो जाऊंगी, सबकी नजरों में गिर जाऊंगी और तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकोगे। मगर देखो आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ खड़ी हूं। रेहान ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें वीरान थी। हिना, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? मैंने एक जहर खुन हंसी हंसी। तुम्हें लगता है कि माफी से तुम्हारे किए हुए जुल्म मिट जाएंगे? रेहान कुछ कहने ही वाला था कि पुलिस अफसर ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रखा। चलो, तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली। रेहान ने एक आखिरी नजर मुझ पर डाली, मगर इस बार वो नजरें झुकी हुई थी। पुलिस उसे लेकर बाहर निकल गई और मैंने एक लंबी सांस ली। नदीम खामोशी से खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, तुमने मेरा साथ देकर ठीक किया नदीम। नदीम ने गहरी सांस ली। मैं पहले ही बहुत देर कर चुका था, है ना? मगर हाँ, अब कम से कम ज़मीर मुतमईन है। सब खत्म हो चुका था। मगर क्या वाकई? क्या मैं अब भी वही हिना थी जो कभी रेहान पर अंधा एतमाद करती थी? नहीं, मैं बदल चुकी थी। मैं वो औरत थी जिसने अपनी बर्बादी के बाद खुद को संवारना सीख लिया था। सब कुछ खत्म हो चुका था। रेहान पकड़ा जा चुका था, पुलिस उसे ले जा चुकी थी, और वही शख्स जो मुझे कमजोर साबित करना चाहता था खुद सबके सामने बेनकाब हो चुका था। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे लगा था कि ये सब खत्म होगा तो मैं खुशी महसूस करूंगी, कोई फतह का एहसास होगा, मगर मैं सिर्फ खालीपन महसूस कर रही थी। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। वो फार्म हाउस जहां रेहान ने अपनी नई जिंदगी की मंसूबाबंदी की थी, आज सुनसान खड़ा था, जैसे ये खुद भी शर्मिंदा हो कि इसकी दीवारों के अंदर क्या खेल खेला गया था। नदीम मेरे साथ खड़ा था, खामोश, नादिम। अब क्या करोगी? उसने आहिस्ता से पूछा। मैंने लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। आज रात का चांद भी शायद कुछ ज्यादा रोशन लग रहा था, जैसे कायनात भी मेरे अंदर की बोझ को हल्का कर रही हो। अब, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैं अपनी जिंदगी को अपनी शराइत पर जीने का आगाज करूंगी। नदीम ने आहिस्ता से सर हिलाया। रेहान तुम्हें तोड़ना चाहता था, मगर तुम तो और मजबूत हो गई हो ना। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचा, वाकई मैं मजबूत हो गई थी। मैंने कभी रेहान को अपनी दुनिया का मरकज समझा था। मैंने अपनी जिंदगी का हर फैसला उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक किया, उसके लिए हर कुर्बानी दी। मगर आज मैं समझ चुकी थी कि मोहब्बत अंधा एतमाद नहीं होती, और रिश्ते कुर्बानी के नाम पर खुद को खत्म करने का जरिया नहीं होते। मैंने नदीम की तरफ देखा। सब कुछ बदल चुका है नदीम, और मैं भी। अब मैं किसी और के बनाए गए खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। नदीम मुस्कुरा दिया। तुम्हारे लिए नया रास्ता खुल चुका है ना? हाँ, एक नया रास्ता, एक नई शुरुआत। मैंने आखिरी बार उस फार्म हाउस पर नजर डाली, जैसे अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह रही हूं। फिर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और नई मंजिल की तरफ रवाना हो गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।